हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ इग्नू MCO 1 ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर का क्वेश्चन नंबर 5 शेयर करने जा रही हूँ। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो शॉर्ट नोट्स के बारे में है। इसमें हमें डिफरेंट टॉपिक्स दिए और हमें उनके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है जिस पर हमें नोट बनाना है वो है रोल ऑफ री इन्फोर्समेंट। री इन्फोर्समेंट क्या होता है बेटा? जब हम चाहते हैं कि कोई पर्सन जो काम कर रहा है वो उसको वो करता रहे, रिपीट करने के लिए जब हम कहते हैं किसी पर्सन को, तो हम चाहते हैं कि जो उसके रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ रहे हैं तो वो रिपीट करता रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, री करते हैं। और कभी हम चाहते हैं कि वो जो पर्सन काम कर रहा है, ठीक है, और वो उस काम को छोड़ दे, तब भी हम री का ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि कोई पर्सन जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और उसके ऑर्गेनाइजेशन से वर्क करने से जो ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो जो बॉस होगा वो चाहेगा कि वो काम उसी पैटर्न में करता रहे, उसी तरीके से करता रहे ताकि उसको प्रॉफिट हो। ठीक है। और अगर वही पर्सन अगर मान के चल रहे लेट आता है या फिर स्मोकिंग करता है ड्यूरिंग आपके जॉब पीरियड में, तो वो क्या कहेगा कि भाई आपको यहाँ पे स्मोक नहीं करनी है या लेट नहीं आना है। तो उस बिहेवियर को आप क्या कर रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो। तो ये दोनों ही चीज़ें जिसमें हम क्या करते हैं, एक पर्सन को उसके बिहेवियर जैसा वो बिहेव कर रहा है उसके लिए अगर हम एनकरेज कर रहे हैं या फिर डिस्करेज करते हैं, तो वो हम किसके थ्रू करते हैं, रोल ऑफ री के थ्रू हम करते होते हैं। ठीक है। जो री है वो दो तरह की होती है बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब हम चाहते हैं कि जो पर्सन जिस वे में काम कर रहा है उसी वे में करे, जिससे क्या हो रहा है, फेवरेबल आउटकम्स आ रहे हैं, तो वो कहलाती है पॉजिटिव री। जैसा मैंने आपको बताया कि एक पर्सन काम कर रहा है, उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, तो हम चाहेंगे कि वो और काम करे ताकि हमें प्रॉफिट हो। ठीक है। तो और दूसरा हमारा क्या होता है, नेगेटिव री, जिसमें क्या होता है, हम चाहते हैं एक पर्सन को कि जैसा वो काम कर रहा है वो वैसा वर्क ना करे। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उसको डिस्करेज कर रहे हैं। कि जैसे मान रहे हैं कि अगर आप लेट आएंगे तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी, आप लेट आएंगे तो आपकी सैलरी कट कर दी जाएगी या आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें किसमें हो जाएगी, नेगेटिव री में, क्योंकि हम जो सामने वाला बिहेव कर रहा है उस बिहेव को क्या करें, बिहेवियर को डिस्करेज कर रहे हैं। ठीक है। अब आ जाता है जो हमारा सेकंड है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है, एक ऐसा कह सकते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो उनके अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होती है, एटीट्यूड्स होता है, उनका काम करने का एक तरीका हम कह सकते हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें कहा जाता है कि आपकी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म लगेगी। ठीक है। और बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें बोला जाता है कि आप जो है प्रॉपर वे में ही आएंगे, इस टाइम पीरियड पे ही आएंगे, कह सकते हैं आपके वो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। बट उसके अंदर क्या है, आपका एक कल्चर भी ऐड हो जाता है, जैसे कि सूट सलवार पहन के ही आना है। ठीक है। या फिर आपको एक प्रॉपर यूनिफॉर्म दे दी, उसी में आना है। बहुत सारे ऐसे स्कूल कॉलेजेस हैं जो क्या करते होते हैं, अपनी एक ड्रेस चला देते हैं कि बच्चों को यही ड्रेस पहन के आनी है। तो ये क्या हो गया, उनका एक कल्चर हो गया जिनको वो भी फॉलो करते हैं और चाहते हैं कि जो मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो भी फॉलो करें। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में क्या होता है, कुछ नॉर्म्स, वैल्यू, एटीट्यूड्स, बिलीव्स होते हैं जो सारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स मानते हैं और चाहते हैं कि सभी उनको फॉलो करें। ठीक है। जो प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के, क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें होता है इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग। जैसे बताया जाता है कि कौन कौन से बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको क्या किया जाता है, इनोवेट करने के लिए एनकरेज करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा है अटेंशन टू डिटेल, की जो वो क्या चाहते हैं आप सामने वाले से कि जो बात है, पर्सन जो हम बात करें किस बात पे अटेंशन देनी चाहिए, किस पे नहीं देनी चाहिए, उसकी बात की जाती है। आउटकम ओरिएंटेशन होता है कि कुछ रिजल्ट सामने आए। पीपल ओरिएंटेशन होता है, इट कैन बी डिस्क्राइब एज अ डिग्री और एक्सटेंट टू विच मैनेजमेंट गिव अटेंशन टू इफेक्ट्स ऑफ डिसीजंस ऑन पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन इट्स शेयर होल्डर। देखते हैं कि जो डिसीजन उन्होंने लिया उसका लोगों पर और जो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर जो काम करें वहाँ पे लोग, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। टीम ओरिएंटेशन की बात की जाती है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में। एग्रेसिवनेस की बात की जाती है। एग्रेसिवनेस का मतलब यहाँ पे लड़ाई झगड़े से या गुस्से से नहीं, एग्रेसिवनेस का मतलब यहाँ से कॉम्पिटिटिवनेस से है कि हाँ हम बाकी राइवल्स को compete करना है। स्टेबिलिटी की बात की जाती है कि स्टेटस को बना के रखना है, कि ग्रोथ हो, ऐसा नहीं है कि क्या कह रहे हैं हम, स्टेबिलिटी नहीं, अनस्टेबिलिटी की बात नहीं करते। कन्फ्लिक्ट टॉलरेंस की बात की जाती है कि लोगों में अगर बाई चांस मान के चले कन्फ्लिक्ट होता है तो वो किस तरह से डील करते हैं।
ठीक है। स्टैंडर्ड और वैल्यूज़ की बात की गई है, रिचुअल्स की बात की गई है। तो इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता है उसमें क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अलग वे में काम करती होती है, कुछ उसके रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं जिन्हें वो फॉलो करते चलते हैं, वो आप क्या जाता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में। सब उन चीज़ों को मानते हैं और वो चाहते हैं कि जो और मेंबर्स हैं वो भी इन चीज़ों को मान के चलें। फिर आता है आपका थर्ड, ग्रुप कोहेसिवनेस। ग्रुप कोहेसिवनेस में क्या होता है बेटा, ग्रुप कोहेसिवनेस में बोला जाता है, ग्रुप कोहेसिवनेस का मतलब होता है कि मान के चले जब हम किसी एक ग्रुप में काम करते होते हैं तो उसमें सामंजस्य स्थापित करना है, यानी कि इंटरकनेक्शन की बात की जाती है। कहा जाता है कि जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में काम करते हैं, विद द पासेज ऑफ टाइम उस ग्रुप से हम जुड़ने लग जाते हैं, कनेक्ट होने लग जाते हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है वो एक दूसरे से जुड़ जाती है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ग्रुप कोहेसिवनेस कहलाता है। तो यानी कि ग्रुप कोहेसिवनेस का मतलब क्या हो गया, ग्रुप कोहेसिवनेस का मतलब हो गया रिलेटेडनेस टू पीपल विद ग्रुप, या लगा सकते हैं आपके जैसे हम किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम उससे जुड़े रहें, ठीक है। गोल्स की बात कर लेते हैं इसमें हम, कि आपके जो पर्सन होता है, इंडिविजुअल पर्सन, वो अपने ग्रुप के साथ क्या दिखाता है, लॉयल्टी दिखाता है, एंथुसियाज्म दिखाता है, मोटिवेशन दिखाता है। जैसे मान के चलिए आप के ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक ग्रुप है, आप उससे क्या कर रहे हैं, आपके ग्रुप से आप लॉयल्टी दिखा रहे हैं कि हमारा ग्रुप ही आगे बढ़ना चाहिए। कॉम्पिटिटिवनेस की बात करते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं हमारे ग्रुप से। जैसे ग्रुप कोहेसिवनेस में क्या हो जाता है कि जो मेंबर्स ऑफ द ग्रुप है ना, वो ये चाहते हैं कि हमारा ग्रुप सबसे आगे रहे, हमारे ग्रुप में जो पर्सन्स है वो एक दूसरे से जुड़ के रहे, टीम वर्क की बात की जाती है। लेवल ऑफ ग्रुप्स की, डिफरेंट लेवल ऑफ ग्रुप की बात की जाती है कि भाई जो आपके एक्टिविटीज़ है या जो परफॉर्मेंस है वो बाकियों से अच्छी हो, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ावा देते हैं इन सारी चीज़ों को। तो ग्रुप कोहेसिवनेस में हम क्या करते हैं, बताया जाता है कि जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में इन्वॉल्व होते हैं, विद द पासेज ऑफ टाइम हम उस पर्सन ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं, और जब हम किसी ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारी लॉयल्टी उससे जुड़ जाती है, हमारी फीलिंग्स उसके साथ जुड़ जाती है। तो ज़्यादातर कौन से पर्सन ग्रुप कोहेसिवनेस रख पाते हैं, सामंजस्य रख पाते हैं, जिनके सेम करेक्टरिस्टिक्स के जो पर्सन है, सेम थिंकिंग जो रखते हैं, जिनके आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, और जो समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात यहाँ पर आ जाती है। तो बता रहे हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है ग्रुप कोहेसिवनेस बहुत मेंटेन रहती है। फर्स्ट है साइज ऑफ ग्रुप। देखिए बेटा, जितना बड़ा ग्रुप होगा वहाँ कोहेसिवनेस उतनी कम होगी, क्योंकि ग्रुप के अंदर से ही ग्रुप बनने लग जाएंगे, 3 लोग अलग बात करें, 4 लोग अलग बात करें, इस तरह से। तो जितना छोटा ग्रुप होगा वहाँ कोहेसिवनेस ज़्यादा रहेगी, क्योंकि लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। फिर है होमोजीनियस करेक्टर्स ऑफ ग्रुप मेंबर्स। तो देखिए जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं, अगर वो सेम थिंकिंग वाले होंगे, उनके जो करेक्टर्स है वो सेम होंगे, तो आपका रिलेशन अच्छा होगा, बॉन्डिंग अच्छी होगी, थॉट्स आपके सेम मैच करेंगे, तो ग्रुप कोहेसिवनेस ज़्यादा होगी ऑटोमेटिकली। सक्सेस ऑफ ग्रुप, देखिए अगर आप कोई ग्रुप है, अगर वो कॉन्टिन्यूसली सक्सेस गेन कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसके जो मेंबर्स हैं वो हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो अपनी लॉयल्टी दिखाने लग जाते हैं कि हाँ भाई हम लॉयल है अपने ग्रुप के लिए, अपने ग्रुप के लिए उनको प्राउड वाली फीलिंग आती है। तो इससे क्या होता है, जितना ज़्यादा सक्सेस होते हैं कोई ग्रुप, उतनी ज़्यादा कोहेसिवनेस होती है उसमें। कंपटीशन विद अदर ग्रुप, देखिए जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में 2 या 3 ग्रुप बने हुए हैं तो वो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं कि हाँ हमारा ग्रुप अच्छा परफॉर्म करे, हमारा ग्रुप अच्छा परफॉर्म करे, हमारी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो। तो इस तरह से जो कंपटीशन होता है वो हेल्दी होता है, कि ऐसा नहीं है कि हाँ हम एक दूसरे को हमें गिराना है, वो वाली बात नहीं है, पर ये बात है कि हाँ हम चाहते हैं कि जो हमारा ग्रुप है वो क्या हो, ग्रोइंग कंपटीशन होना चाहिए उन लोगों के बीच में आपस में। फिर एक्सक्लूसिवनेस की बात आ जाती है कि जैसे एक ग्रुप है वो अलग ही नाम से जाना जाए, जैसे इस ग्रुप के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उनका रिजल्ट 100% होता है, ठीक है। तो सिलेक्टिवनेस की बात आ जाती है, सिक्योरिटी की बात आ जाती है वहाँ पे लोगों की, कि हाँ हम इस ग्रुप से जुड़े रहेंगे, और अब ये जो ग्रुप है ग्रुप मेंबर्स को प्रिविलेजेस देता है, कुछ स्पेशल राइट्स देता है कि हाँ हमने जो है ये हम ग्रुप मेंबर्स हैं और ये हमारे राइट्स हैं। द कोहेसिव ग्रुप मेंबर्स शेयर अ कॉमन गोल एंड डेवलप हाई ग्रुप लॉयल्टी। उनके कुछ कॉमन गोल्स होते हैं जो सब मिलके अचीव करते हैं, और ग्रुप लॉयल्टी भी बहुत अच्छी होती है, आपस में एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाना है उन लोगों को, कोशिश क्या करनी है कि हम एक साथ ही जो गोल है उसको अचीव करें। फिर फोर्थ है आपका, वो है रेजिस्टेंस टू चेंज।
रेजिस्टेंस टू चेंज का मतलब क्या होता है? देखिए, हम जानते हैं कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है, वैसे वैसे क्या होता है, उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट, जो हमने पढ़ा है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या है, डायनामिक है। एनवायरनमेंट साथ साथ चेंज होता रहता है, और ग्रोथ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करने के लिए, डेवलप होने के लिए, उस एनवायरनमेंट के साथ खुद को भी क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि कुछ नई टेक्नोलॉजी की बात की जाए, कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस की बात की जाए, इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, चेंज में इंक्लूड करते हैं। तो रेजिस्टेंस टू चेंज क्या होता है कि अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसको रजिस्ट करना, रोकना, मना करना। ऐसा कौन करेगा? ऐसा वही एम्प्लॉयज़ करेंगे जो वहाँ काम करें और जिन्हें चेंजेस लाने से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो resistance to change can be described as an attitude or behavior that shows डिस्क्लिनेशन और रिलक्टेंस टू अप्रूव अ पर्टिकुलर चेंज, कि हम ये चेंज नहीं चाहते। वो ऐसा क्यों चाहते होंगे मेंबर्स? क्योंकि जब कोई चेंज आता है ना, तो ऑब्वियसली बात है वो कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स जरूर लेके आता है, रुकावटें लेके आता है, कुछ चैलेंज लेकर आता है, जो कुछ लोग क्या है, नहीं चाहते कि भाई जॉब के दौरान उनको फेस करना पड़े। तो जिसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस टू चेंज हो जाता है कि लोग चाहते हैं कि वो चेंजेस अंदर ना आए। अब जो एक अच्छा मैनेजर होगा, जो आपका एक अच्छा लीडर होगा, उस चेंज को समझाएगा आप मेंबर्स को, और कोशिश करेगा कि जो मेंबर्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे से इस बात को समझे कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए हो रहे हैं, और बहुत ज़रूरी भी हैं काम करने के लिए, किसमें, डायनेमिक एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो कहना चाहता है कि जो चेंजेस हैं वो रोकते हैं, मतलब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो चाहते नहीं कि जल्दी से चेंजेस आए, क्योंकि उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पर एक जो अच्छा समझदार, आपका कह सकते हैं मैनेजर होगा, वो क्या करेगा, कुछ इस तरह से स्टेप्स उठाएगा ताकि जो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, जो मना कर रहे हैं, वो इस बात को मान जाए कि चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। द implicit resistance may result in loss of loyalty, loss of motivation, increase mistake, इंक्रीज एब्सेंटेज़म। अगर आप बाई चांस मान के चल रहे हैं, हम मना करें और ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो रहा है, तो लोग छोड़ के भी जाएंगे। ठीक है, लोग, एब्सेंटिज्म भी बहुत होगा, लोग आना पसंद नहीं करेंगे, लॉयल्टी कम हो जाएगी, मोटिवेट भी नहीं रहेंगे। पर लेकिन इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है किसको, मैनेजर को, ताकि वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे, और जो एम्प्लॉयज़ है वो रेडी हो जाए किस लिए, एक्सेप्ट करने के लिए जो चेंजेस आ रहे हैं उनको। तो आई होप कि आपको ये फिफ्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए और आप इससे अच्छे अपने से असाइनमेंट बना पाएँ। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।